Myanmar's 10-year journey to democracy appears to be over. The military takeover has sparked the biggest demonstrations seen in Myanmar in more than a decade. Security forces shot more than 100 people dead. The people of Myanmar were not prepared to turn back the clock. डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो म्यांमार में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेकर एक बहुत बड़ी संभावना ये जताई जा रही थी कि म्यांमार के कुछ हिस्सों का भारत के अंदर विलय हो सकता है। लेकिन एक जो है प्राकृतिक तौर पर एक दुर्घटना जो म्यांमार में हुई है वो ये कि 28 मार्च को म्यांमार में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है जिसके चलते लाखों लोग जो है अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं और जो वहां पर एक सशस्त्र संघर्ष चल रहा था, जो एक गृह युद्ध की सिचुएशन बनी हुई थी, दोनों पक्षों की तरफ से 22 अप्रैल तक जो है सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मैटर, गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। ये भी समझेंगे कि क्या म्यांमार का विलय अब भारत में कुछ समय के लिए टल गया है या सरकार की तरफ से एफर्ट्स जो हैं लगातार अभी भी किए जाते रहेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक आसान चीज बता देना चाहता हूं कि देखो म्यांमार जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी पहले बार जो है म्यांमार में सैन्य शासन आ रहा है। इससे पहले भी म्यांमार में जो है सैन्य शासन रहा है और काफी लंबे समय तक रहा है। अगर हम लोग 1948 की बात करें तो म्यांमार जो है ब्रिटेन से आजाद हो गया था और उसके बाद 1962 से लेकर 2011 तक म्यांमार के अंदर सेना का ही शासन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में म्यांमार के अंदर जो 2010 का दशक था वहां पर जो है मानवाधिकारों को लेकर आवाज उठती है और सेना के शासन के खिलाफ जो है आवाज काफी बुलंद होती है। 2011 के आसपास म्यांमार में नागरिक शासन लौटने की तैयारी शुरू की जाती है। 2015 के आसपास आंग सान सू की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वो चुनावों में अच्छी खासी जीत लेती है और म्यांमार के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आर्मी को पूरी तरीके से नकार दिया गया था, आर्मी भी वहां पर थी। लगभग संसद की 25% सीटें जो हैं वह वहां पर म्यांमार की जो आर्मी है या जुंटा शासन को दी गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 के नवंबर में जब फिर से इलेक्शन होते हैं तो आंग सान सू की फिर से जीत कर आती हैं। लेकिन फरवरी के अंदर जब संसद का फिर से जो है सत्र आयोजित होने लगता है, पहला सत्र, तो उस समय आर्मी ये कहती है कि म्यांमार में जो अभी इलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके अंदर गड़बड़ी हुई है, इसलिए 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया और सभी राजनीतिक जो वहां पर लोग थे उनको नजरबंद कर दिया गया या जेल के अंदर डाल दिया गया। तब से लेकर अभी तक म्यांमार के अंदर मिलिट्री का ही रूल चल रहा है, सेना का ही शासन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो सेना का शासन आया ये चीन के प्रभाव के चलते आया और चीन ने वहां पर एक बहुत बड़ा रोल निभाया। भारत कतई भी नहीं चाहता था या कभी भी भारत का ये पक्ष नहीं रहा है कि म्यांमार के अंदर जो है सेना का शासन हो। भारत हमेशा से चाहता है कि उसके आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, पड़ोसी देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो। तो जब म्यांमार में लोकतंत्र आया था ना तो सबसे ज्यादा खुश भारत ही था। लेकिन पिछले कुछ समय में आपको पता है सिचुएशंस लगातार जो है इस क्षेत्र में बदल रही हैं। अब मौका ये आ गया है कि भारत के पास काफी दिनों से एक संभावना उठ रही है कि अराकान आर्मी ने जो है म्यांमार की जो सेना है उसको रखाइन प्रांत में काफी हद तक हरा दिया है और जो चिन रेबल्स हैं या चिन विद्रोही हैं उन्होंने लगभग चिन राज्य पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि मिजोरम के सीएम की जो उपस्थिति में ये जो चिन रेबल्स थे, 2 प्रमुख ग्रुप थे, उन लोगों ने आपस के अंदर विलय कर लिया था। तो वहां से ये संभावना निकल कर आ रही थी कि ये लोग मिजोरम के सीएम के साथ किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इस पक्ष में एक्टिव है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से भारत की जो केंद्र सरकार है उसने नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे मिजोरम हो, वहां पर बहुत प्रमुख जो है नेताओं को वहां पर भेजा है। वहां पर जो चाहे गवर्नर हो चाहे प्रमुख हो वहां पर उनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नियुक्त करने की कोशिश की है। तो भारत सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा इस पर अच्छे से केंद्रित है। आपको पता है कुछ दिन पहले जो है भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, वो कलकत्ता जाते हैं और वो भी जाकर ये एक हिंट करते हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत ज्यादा तेजी से इस क्षेत्र में एक्टिव दिखाई दे रहा है। अब बात यह है कि म्यांमार के अंदर ये जो दोनों क्षेत्र हैं, चाहे वो रखाइन का क्षेत्र हो चाहे वो जो है
आपका चीन राज्य वाला क्षेत्र हो, ये वही क्षेत्र है जहां पर भारत का कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है काफी बेहतर तरीके से कारगर साबित हो सकता है। और इसी क्षेत्र में जो सितवे पोर्ट है उसके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनकी कनेक्टिविटी करा सकते हैं समुद्र के माध्यम से। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही मोहम्मद यूनिस ने यह बात बोली थी कि भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका समुद्र के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस नजरिए से सितवे पोर्ट भी हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीजें हम लोगों ने पहले भी थोड़ा अच्छे से डिस्कस की थी, आज बहुत गहराई में हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जोड़कर इस मैटर को देख लिया है। अब बात यह है कि म्यांमार के अंदर भूकंप आ चुका है। 28 मार्च को वहां पर लगभग 7.5 की तीव्रता का एक भूकंप आता है और कुछ श्रृंखलाओं में भूकंप आते ही रहते हैं। 32 लाख से ज्यादा लोग जो हैं अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजों को भारत मूक दर्शक बन के देखता रहा। सबसे पहले भारत ने म्यांमार को जो है हेल्प अवेलेबल कराई और भारत की तरफ से ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वहां पर शुरू किया गया। राहत सामग्री वहां पर भेजी गई, बचाव दल वहां पर भेजे गए और 2 प्रमुख जो है हमारे जहाज जो है नौसैनिक जहाज वो वहां पर भेज दिए गए ताकि म्यांमार को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और पड़ोसी पहले की नीति को भारत बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित कर पाए। और ऐसा नहीं है कि म्यांमार ने इस चीज को पहचान नहीं की। म्यांमार के जो वहां पर आर्मी जनरल हैं जो अभी सरकार को संभाल रहे हैं उनकी तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री का जो है थैंक्स किया गया और बोला गया कि भारत ने बहुत सही समय पर म्यांमार को हेल्प अवेलेबल कराई है, जिसके चलते म्यांमार चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील करने में सफल सिद्ध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे दोनों देशों के बीच में थोड़े रिलेशन तो अच्छे हैं, लेकिन मौका ये भी है, स्वराज्य मैगजीन जो है चेन्नई की तरफ से पब्लिश होती है, उनकी तरफ से बार बार केंद्र सरकार को एक बात बोली गई है कि इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो आपको पता है कि म्यांमार का जो ये पश्चिमी म्यांमार वाला जो सेगमेंट है जहां पे रखाइन प्रांत है और जहां पे चिन रेबल्स जो है वो काफी तेजी से एक्टिव हैं, तो म्यांमार के अंदर बहुत सारा जो वहां पर सशस्त्र बल है वो लगातार जो है स्टेट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। स्टेट कहना मेरे हिसाब से एक गलत चीज हो जाएगी क्योंकि वहां पर आर्मी स्टेट है ना, तो आर्मी के अगेंस्ट वहां पर जुंटा शासन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और एक अभी लेटेस्ट अपडेट इस चीज को लेकर यह भी थी कि उत्तरी म्यांमार के कुछ हिस्से में जहां पर दुर्लभ खनिज जो है चीन जिनका इस्तेमाल कर रहा था, वहां पर अगर आप देखेंगे तो कचीन इंडिपेंडेंस जो आर्मी है वहां पर उसने वहां के काफी सारे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया था और चीन को मजबूर कर दिया था उस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप पूरे मैटर को देखेंगे, म्यांमार के अंदर बहुत सारा क्षेत्र जो है वो वहां पर सशस्त्र ग्रुपों जो विद्रोही संगठन है उनके हाथ में आ चुका है और सेना जो है वहां की या जुंटा शासन जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो अगर भारत के इस क्षेत्र में गृह युद्ध चल रहा है तो हर जो स्टेक होल्डर है, हर देश चाहेगा कि उनका जो हित है वहां पर पूरा हो जाए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि म्यांमार में अभी लोकतंत्र की वापसी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रंप भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। ट्रंप ने फंडिंग को भी रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं पे भारत को सोचना होगा कि इस क्षेत्र के अंदर हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा कर दिया जाए। अगर हम इस क्षेत्र को भारत के अंदर मिला लेते हैं या भारत के अंदर शामिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये क्षेत्र जो है भारत के व्यापार के दृष्टिकोण से, भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अभी तो 22 अप्रैल तक जो है चीजों को टाल दिया गया है क्योंकि वहां पे जितने भी सशस्त्र ग्रुप हैं और जो म्यांमार की आर्मी है उन्होंने कहा है कि अभी जो है सीज फायर रहेगा, लड़ाई को अभी रोका जाएगा क्योंकि भूकंप के चलते जो है वहां पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, उस चीज को नॉर्मल करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार को एक्टिव रहना होगा, इंटेलिजेंस को एक्टिव रहना होगा। अगर भारत कुछ ऐसा कदम उठा सकता है इस क्षेत्र के अंदर तो यह भारत की संप्रभुता के दृष्टिकोण से या भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी बेहतर सिद्ध हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।